स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो जेक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 12 प्री टेस्ट 1 एग्जामिनेशन 2024 जियोग्राफिक यानी कि भूगोल। दोस्तों आप सभी को जैसे कि पता है कल यानी कि 9 दिसंबर को आप सभी का प्री बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट है। शुरू दिन क्लास 12 आर्ट्स विद्यार्थियों का जियोग्राफी का पेपर रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए क्लास 12 प्री टेस्ट 1 एग्जामिनेशन 2024 जियोग्राफी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आप दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आपका 90% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है इस चैनल से आने से, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर दोस्तों पहले बार है सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। नीचे जय मां सरस्वती का नाम जरूर से लिख दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं। देखिए जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है कई बार पिछले कई साल से एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि रिपीट मोड में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़े, इसको हर एक हाल में याद कर लीजिए। कल के एग्जाम में दोस्तों 100% आएगा। चलिए दोस्तों बोलता है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो भी प्रति 1000 जो भी मेन होता है, ठीक है, मेन जो होता है उसका जो भी, ठीक है, स्त्रियों होता है उसके आधार पर उसको लिंग अनुपात कहा जाता है। मतलब 1000 मेन पे वोमेन की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर इतना भी आंसर को लिखेगा तो ये 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछेगा, 2 नंबर में से 2 नंबर एग्जाम में दे देगा। टेंशन बिल्कुल ना लेना है, बढ़ना ही आगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसको लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ग्रामीण बस्ती से क्या समझते हैं। ग्रामीण यानी कि गांव, गांव से कौन कौन आता है नीचे कमेंट कीजिएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में रूरल सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। रूरल वाइज जो गांव से आता है, ठीक है। और हम लोग एग्जाम का फॉर्म में भरते उसमें बोलता है रूरल से है कि आप लोग अर्बन से है, ठीक है। देखिए ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं, तो ग्रामीण बस्तियां जिसको हम लोग वैसे बस्तियां जिसके निवासी अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप किसको बोलते हैं, पशुपालन, मछली पालना, भूमि संबंधित जो भी लोग रहता है, पेशा कृषि करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया। तो ये सभी प्रकार की दोस्तों क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया कहा जाता है और गांव के लोग अधिकतर यही करते हैं, जिसको हम लोग ग्रामीण बस्तियां कहते हैं, जिनका मुख्य पेशा यह होता है। ये क्वेश्चन लिख सकते हैं अगर एग्जाम में इसके बदला बोल दिया जाए प्राथमिक क्रिया को लिखे, ठीक है, प्राथमिक क्रिया को लिखे, नहीं लिखिएगा 100% लिखिएगा, क्योंकि प्राथमिक क्रिया में आप लोग यहां से लेकर के यहां तक उत्तर को लिख दीजिएगा। 2 में से 2 नंबर ये मेरा फुल गारंटी है दे देगा। दोस्तों देखिए ये सारा क्वेश्चन दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भी दोस्तों आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा 2025 बोर्ड एग्जाम, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक चीज दिख रहा होगा जिसका नाम है दोस्तों मां सरस्वती का प्रार्थना करते हुए तहलका गेस्ट पेपर, ठीक है। इस गेस्ट पेपर से दोस्तों आप कोई भी एग्जाम को कवर कर सकते हैं और साथ में दोस्तों 90% नंबर ला सकते हैं, चाहे प्री बोर्ड 1 हो, चाहे प्री बोर्ड 2 हो, चाहे फाइनल 2025 ही क्यों ना हो, ठीक है। सब में दोस्तों 90% क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। विश्वास नहीं है तो आप लोग प्री बोर्ड एग्जाम में अपना सकते हैं, ठीक है, देख करके पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर इस गेस्ट पेपर को लेना चाहते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस रहेगा, यानी कि एमसीक्यू रहेगा, साथ में आपको सब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है। ओनली फॉर दोस्तों 99 रुपये में अवेलेबल है, जो कि आज के लिए ही आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ पर ये ऑफर चल रहा है, ठीक है। प्री बोर्ड के बाद दोस्तों इसका प्राइस बढ़कर के 199 हो जाएगा। तो दोस्तों जल्दी जाइए, देर मत कीजिए। क्या करना है आपको, गेस्ट पेपर बाय करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। व्हाट्सएप करने के बाद क्यूआर कोड में जो दूंगा उस नंबर पे पेमेंट करना है मात्र 99। और गेस्ट पेपर को आप लोग कहाँ लीजिएगा, तो व्हाट्सएप पर गेस्ट पेपर मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। कहीं जाने का भटकने का जरूरत नहीं है। तो जल्दी जाइएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। आज सर ये सब का क्वेश्चन है, यही सब तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व, घनत्व आप लोग जानते ही होंगे, ये तो वर्ड है सर मैथ का। अरे कोई दिक्कत नहीं, जनसंख्या तो है ना आपका ज्योग्राफिक का वर्ड। जनसंख्या मतलब आदमी से भरा पूरा।
घनत्व का मतलब है कि किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या और उस क्षेत्र के आकार का अनुपात। आकार घनत्व और जनसंख्या अगर उस क्षेत्र में जितना है, खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है सर? आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों कहता है आयत तथा निर्यात में अंतर बताइए। आयत, आयत वर्ड से आप लोग समझ रहे हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले ठंडे दिमाग से सोचना है आयत का क्या हो सकता है, आयत का मतलब क्या होता है। अरे आयत, आयत का मतलब है कुछ ले रहा है, ठीक है। निर्यात यानी दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ठीक। ये आप लोग जानते होंगे। तो कहिएगा सर जी आयत और निर्यात में अंतर इस प्रकार से होती है, जैसे कि आगे देखा जाए क्वेश्चन यहाँ पर 1 में। आयत का मतलब होता है दूसरे देशों से माल और सेवाएं खरीदकर अपने देश में लाना, लाना देना, लाना देना, इसको कहते हैं आयत और निर्यात, ठीक है। इसके बाद निर्यात का मतलब होता है अपने से दूसरे देश में माल और सेवाएं बेचना। मान चलिए कोई ऐसा देश है जहां से आप लोग जूता ले रहे हैं, आप तो नहीं लीजिएगा, भारत सरकार लेगा, आपका उतना बजट नहीं है, ठीक है। मान चलिए कोई चाइना है, चाइना से ज्यादा सामान इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहेंगे, ठीक है। मान चलिए हमारा भारत में टाटा स्टील, ठीक है, जो कि रतन टाटा का है, जो कि जो आपको पता है, ठीक है। तो उनका जो सामान है वो दूसरे देशों में जाता है, लगभग 50 से भी ज्यादा देश, ठीक है। तो इसको हम लोग निर्यात कहते हैं। अपने देश का सामान दूसरा देश में गया, निर्यात। दूसरा देश का सामान अपने देश में आया, आयत। कभी नहीं भुलाएंगे, ये मेरे गारंटी है। आगे बढ़ते हैं बी नंबर। आयत ये देश को स्थानीय रूप से उपलब्ध न होने वाली वस्तुओं की घरेलू मांग को पूरा करने में मदद मिलती है। वही निर्यात से देशों को अपने राजस्व को बढ़ाने और अपने अर्थव्यवस्था की जारी रखने में मदद मिलती है। अरे सामान बेचेगा तो पैसा देगा कि नहीं देगा, तो अर्थव्यवस्था बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है। सामान लीजिएगा तो पैसा घटेगा कि और मिलेगा, घटेगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है। अभी आपको जस्ट ऊपर में बताए ना ग्रामीण निवास वाला, उसी से आपका जुड़ा तो है प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। देखिए लिखा जाता है प्राथमिक क्रियाकलाप के वे क्रियाकलाप आते हैं, ठीक है, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इनका जो सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से है, जो अपने वनों, खाद्य संग्रह, खेत पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ विभाग कृषि से है। मतलब कि वो सभी क्रियाकलाप जो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, जो ग्रामीण बस्तियों में पाए जाते हैं, मछली पालना, पशुपालन, ठीक है, गाय चलाना, भैंस चलाना, ठीक है, भूभाग कृषि, खेत जोतना, सारा चीज प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो आप लोगों को पता ही होगा। बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर कहता है रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषित करें। रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल को क्या करना है, परिभाषित करना है। क्या होता है मानव भूगोल? तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी करा चुके हैं और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है। तो रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा पृथ्वी तल संश्लेषित अध्ययन है। रेटजेल के अनुसार क्या, मानव भूगोल मानव समाज का जो पृथ्वी का जो तल है ये, ठीक है, ये संश्लेषित अध्ययन इसको माना जाता है। ये आपका रेटजेल के अनुसार जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफिक इसको माना गया है, ठीक है। आगे देखा जाए तो 7 नंबर, जो 7 नंबर का क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछा गया और ये आपको पता नहीं होगा कि ये जो क्वेश्चन है कितना नंबर का, पता है 5 नंबर का, ठीक है, 5 इसको कर लेते हैं तो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर आपका कोई नहीं छीन सकता है, इसलिए करके जाइएगा, वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। लिखा जाता है भारतीय कृषि की समस्याएं की व्याख्या कीजिए। ऐसा जी हम लोग करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि भारत में कृषि को क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती, अरे किसान को क्या समस्या देखने को मिलता है, तो देखने को यही मिलता है कि समय से उसको जलवायु नहीं मिल सकता, क्लाइमेट चेंज होने के कारण जो आपका उपजाऊ पदार्थ है, ठीक है, उपजाऊ खाद्य है, यानी उपजाऊ जो आपका फल फ्रूट है, जो भी पेड़ पौधा है वो विकसित नहीं हो पाता, ज्यादा बाढ़ आने के कारण गल जाता है, ज्यादा धूप आने के कारण जल जाता है, ज्यादा बारिश ना मिलने के कारण सूख जाता है। तो ये सब अगर आप लोग समस्या खुद से भी लिखने का कोशिश करेंगे, जो आपके दैनिक जीवन में देखने को मिलता है, ठीक है, अगर ये सारा चीज आपके दिमाग में आता है तो आपको ये 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी देख लीजिए कि आंसर ग्रुप में क्या लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लिखा जाता है भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है।
लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में हमारी कृषि की उत्पादकता अभी भी बहुत ही कम है। इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पर आप लोग रीजन देख सकते हैं। रीजन बोलता है सर जी पर्यावरणीय कारक भारतीय कृषि की गंभीर समस्या मानसून का अनिश्चित स्वरूप है। जो भी पर्यावरण के अनुसार जो भी क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश ज्यादा आता है, धान गल जाता है, ठीक है, कम आने के कारण सूखिए जाता है, ना मिलने के कारण आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं सेकेंड नंबर रीजन क्या लिखता है, लिखता है सर जी आर्थिक कारक। आर्थिक कारक से कैसे, तो पर्यावरणीय कारक हुआ। आर्थिक कारक से ऐसे हुआ जिसमें आपको कृषि में निवेश जैसे अधिक उपज देने वाला बीज, उर्वरक आदि परिवहन की सुविधा आर्थिक कारक है। और विपणन सुविधा की कमी या उचित ब्याज का ऋण न मिलने पर किसान के विकास के लिए आवश्यक संसाधन न जुट पाना। तो आर्थिक क्रियाकलाप आप लोग देख सकते हैं, जो किसान होता है वो खुद से आर्थिक किस प्रकार से मदद करता है। पैसा ज्यादा होगा तो अधिक से अधिक बीज को रोपेगा, अधिक से अधिक खेती करेगा, ज्यादा से ज्यादा संसाधन का उपयोग करेगा। पैसा ना रहने के कारण जो है खुद से खेत जोतेगा, जिसमें समय जाएगा व्यर्थ, ठीक है, समय जाएगा ज्यादा लंबा घींच। ना पैसा होने के कारण बीज रोपेगा कम लो क्वालिटी का, तो इसके कारण कृषि में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलता है। तो ये सारा क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहेगा गेस्ट पेपर में, ठीक है, और वहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूँ, विश्वास नहीं है अपना के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी दोस्तों तीसरा रीजन आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार करके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाएगा और हर एक प्रकार का क्वेश्चंस को मैं आपको लेकर के आया हूं। और 2 भी रीजन लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2.5 नंबर देगा तो 5 नंबर ऐसे भी ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। 8 नंबर बोलता है कि सर नगर और महानगर की परिभाषा दे। नगर और महानगर, नगर का होता है और महानगर का होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा परिभाषा दे देना। जानते तो ठीक है, नहीं जानते तभी ठीक है, देख लीजिए। नगर एवं महानगर की परिभाषा इस प्रकार से है कि नगर एक लेख से, ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को महानगर, ठीक है, नगरीय यानी कि देखिए जहां पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या होता है उसको हम लोग नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर। कोई ऐसा राज्य का कोई सा ऐसा जगह जहां पर 1 लाख से अधिक लोग निवास करता है, जनसंख्या रहती है, उसको नगर कहा जाता है। महानगर देख सकते हैं, एक ऐसा नगर अथवा नगरों का समूह जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, महानगर कहा जाता है। नगर में 1 लाख कम से कम जो है पॉपुलेशन होना चाहिए, इसके बाद महानगर में कम से कम 50 लाख, ठीक है। तो ये आप लोग क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस गया होगा, इसके बाद आप लोग कभी जीवन में नहीं भुलाइएगा। 9 नंबर, सड़क परिवहन रेल परिवहन से अच्छा माना जाता है, ऐसा क्यों? तो सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों अच्छा माना जाता है? आप लोग ये भी जान सकते हैं कि रेल परिवहन के कारण हम लोग अपने गेट तक, दरवाजा तक अपना सामान को पहुंचा नहीं सकते हैं। वहीं सड़क परिवहन के कारण हम अपने दरवाजा तक आ भी सकते हैं, सामान को ला भी सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं रेल परिवहन के कारण टाइमिंग फिक्स होता है, कितना बजे ट्रेन खुलेगा। सड़क परिवहन के कारण क्या होता है, रोड पे जाइएगा 50 गो टेम्पू चलेगा, किसी में आप लोग बैठ सकते हैं, तो ये आपका फायदा होता है। बाकी देख सकते हैं लिखल कैसे, ठीक है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें कई तरह के फायदे होते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि यहाँ पर 1 नंबर में देख सकते हैं पॉइंट में, सड़क परिवहन की पहुंच छोटे छोटे क्षेत्रों तक होता है, जबकि रेल परिवहन की पहुंच हर जगह संभव नहीं है। सड़क परिवहन ऊबड़ खाबड़ सभी जगह चल सकता है, रेल के लिए समतल भूमि चाहिए जो कि संभव नहीं है। पठारी इलाका पे सड़क लाभ देता है जहां की रेल की अपेक्षा, ठीक है। आगे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, सड़क मार्ग को बनाने में कम लागत आती है जबकि रेल पटरियां बिछाने में ज्यादा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेल पटरियां लोहा का रहता है, बाकी सीमेंट का वो अपना बीच वाला रहता है, ठीक है। उसके बाद गिट्टी उट्टी रहता है, बाकी सड़क में सीमेंट देगा, बालू देगा, गिट्टी देगा, रोड बन के तैयार, ठीक है। बाकी देख सकते हैं आप लोग 3 नंबर पॉइंट में लिखल है कि सड़क परिवहन आम लोगों की पहुंच में होता है और यह 24 घंटा उपलब्ध होता है, ठीक है। जहां खोजिएगा जहां मिल जाएगा। आपका 2 व्हीलर है तो आप लोग मन कीजिएगा तो घूमिएगा, नहीं कीजिएगा तो घरे लगाइएगा, ठीक है। डी नंबर, सड़क परिवहन से कृषि का विकास होता है। तो सड़क परिवहन से क्या होता है? कृषि का विकास होता है, किसान का विकास होता है। ई नंबर पॉइंट देख सकते हैं, सड़क परिवहन से शीघ्र नष्ट होने वाली जैसी चीजें जैसे कि दूध, सब्जियों को अलग अलग इलाकों में पहुंचाने में मदद मिलती है। मतलब कि जो दूध है, दूध आप लोग देखते हैं जो डायरी दूध होता है ये 1 दिन से ज्यादा इसका जो है ठहरने का उम्मीद नहीं होता है, ठीक है।
वहीं पर सब्जियां 2 से 4 दिन तक रहेगा, बाकी मसुआ जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसके लिए सड़क परिवहन उचित माना जाता है, क्योंकि जहां पर रेल परिवहन है वहां पर सड़क परिवहन के द्वारा साग सब्जियों को पहुंचाया जाता है और जो भी आवश्यकताओं की चीजें उसको पूर्ति की जाती है। चलिए बढ़ते दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चंस की ओर। फिर से बोलने का कोशिश करेंगे। गैस पेपर चाहिए, मात्र 99 रुपया में अवेलेबल है। आप लोग इसको दोस्तों ट्राई भी कर सकते हैं। 100% क्वेश्चंस मैच करेगा। 95-90% में आपको वादा बोल रहा हूँ, आप लोग ले करके ट्राई कीजिए, ठीक है। इस नंबर पे आपको प्री बोर्ड में ही पता चल जाएगा क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना बस। उसके बाद जो QR कोड देंगे पेमेंट कर लीजिएगा ऑनलाइन और आपको व्हाट्सअप पर ही PDF मिल जाएगा। हमारा 10वां प्रश्न होता है सर जी 10वां प्रश्न, चावल की कृषि के लिए 4 अनुकूल भौगोलिक, ठीक है, भौतिक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। सर जी भौतिक भी बोला है और भौगोलिक भी बोला है। चलिए ना करते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस का आंसर लिखे हैं ये आपको नंबरिंग वाइज नहीं लिखा गया, ठीक है। अगर स्टेटमेंट वाइज लिखिएगा तो ज्यादा नंबर देगा। एक स्टेटमेंट में एगो आपको हिला भी दीजिएगा तो 1 नंबर देगा, काटेगा नहीं। और ऐसे पूरा एक ही में लिख दीजिएगा तो यहाँ मान चलिए 5 नंबर तो लिखे लेकिन आपको 3 ही नंबर देगा। और यही जो है एक लाइन ऊपर ही में हटा दीजिए, दूसरा का दूसरी में हटा दीजिए, तीसरा का तीसरी में, चौथा चौथी में, पांचवा पांचवी में, और पांचों का पांचों नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए खैर देखते हैं क्या लिखा। तो चावल की खेती के लिए उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु उपयुक्त होती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, गर्म और साथ में आपको पता है ठंडी। तो तापमान हमेशा चावल जो है खरीफ फसल के लिए माना जाता है, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में बोया जाता है, ठीक है। चावल की खेती के लिए कम से कम तो दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस रहना ही चाहिए। ज्यादा ज्यादा 35 भी चलेगा, कोई दिक्कत ना है। इससे ज्यादा होगा तो धान पहले पक जाएगा और चावल खा नहीं पाइएगा आप लोग। वर्षा चावल की खेती के लिए दोस्तों 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता भी होती है। मिट्टी चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें आपका जलोढ़ मृदा भी इसके लिए उपयुक्त माना जा सकता है। अगर ये सब चीज आपके पास है तो आप लोग घर में ही चावल की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं 10 प्रश्नों के साथ एंड करते हैं। कोई दिक्कत है जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, गैस पे परचेज कीजिए। मिलते किसी और भी नए वीडियो में।